जय हिंद जय भारत। वेलकम टू आर के अकेडमी एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में सभी बहन भाइयों का स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में दिन रात एक करके ही आप दम लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करेंगे और अच्छे रैंक के साथ। कहते हैं इंसान के लिए कुछ कठिन नहीं होता, जो चाहे सो कर दे। कहते हैं खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मनुष्य चाहे तो पत्थर को पिघला के भी पानी बना सकता है। इसलिए हमें पीछे नहीं हटना और स्टडी करके हमें सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे रैंक के साथ, अच्छे परसेंटेज के साथ हमें क्वालिफाइड करना है। जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं एनवायरनमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और आपका पहला प्रश्न देखिए, आपका क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर का भ्रमण आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला तो देखिए, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा है विद्यार्थियों को आनंद एवं मज़ा उपलब्ध कराना। तीसरा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। चौथा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। इसकी पहली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, दूसरी है अग्न्याशय, तीसरी है पीयूष ग्रंथि और चौथी है यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप पहले स्टडी कर चुके होंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप बताई जाती है कि यकृत होती है। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी मनुष्य शरीर की ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन लॉक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित करने होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है। तो इसका सही आंसर लॉक करेंगे। पहला है 20%, दूसरा है 30% और दूसरा है 30%, तीसरा है 5% और चौथा है 10%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा जी। एक बच्चे को स्वयं को समझने एवं उनकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए। दूसरा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है का अनुकरण करना चाहिए। तीसरा है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। चौथा है विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखेंगे। पहला है अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना। दूसरा है तालाब एवं सरोवर को दूषित होने से बचाना। तीसरा है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। चौथा है उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने पास पड़ोस पे स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, सही है आपका। तालाब एवं सरोवर को स्वच्छ रखना चाहिए, उसमें कोई गंदे नाले या गंदा पानी नहीं जाने देना चाहिए, देखिए ये भी आपका सही है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, हाँ ये सही है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मिलेगी, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। उपरोक्त में से ये सभी आंसर आपके सही हैं, उपरोक्त से चौथा सही है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। तालाब में पानी फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों को इसके संबंध में जागरूक करना चाहिए, क्योंकि पानी का रंग साफ करने के लिए। दूसरा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। तीसरा हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए। चौथा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए ही हम प्रयोग करते हैं फिटकरी डाल। इसका तीसरा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि धूम्रपान से होता है। देखिए धूम्रपान करने से गांजा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह जो भी लोग पीते हैं उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, तो यही आंसर आपको यहाँ पे आंसर क्या होगा देखिए। पहला तो है हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि। दूसरा है रक्तचाप में वृद्धि। तीसरा है ब्रोंकाइटिस और चौथा है उपरोक्त सभी, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा। चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता रहता है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी लॉक करके देखें। देखिए पहला है लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। दूसरा है लवणीय जल से नींबू का घनत्व बढ़ जाता है। तीसरा सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक होता है। चौथा है नींबू का घनत्व लवण युक्त जल से कम हो जाता है। यही सही आंसर आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक हो जाता है, इसलिए नींबू हल्का हो जाता है और वो तैरने लगता है। तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं नववां प्रश्न क्या कहता है। पर्यावरण अध्ययन EVS एनवायरनमेंट की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पहला है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। दूसरा है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। तीसरा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। चौथा है घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ सही आप लॉक करेंगे। सही आंसर इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। घर पे या विद्यालय पे कुछ न कुछ कार्य से अनुभव कराना चाहिए, जिससे बच्चा जागृत हो सके। तो आपका आंसर यही पहला सही हो जाएगा। अब देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कहता है आपका। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। बताएं। महासागर पहला है, दूसरा वन है, तीसरा सूर्य है, चौथा है हरे पेड़ पौधे।
तो इसका सही क्या है? देखिए फिर से प्रश्न पढ़िए। सभी प्रकार के परिस्थिति तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि सूर्य के बगैर यदि सूर्य की रोशनी या सूर्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है, विटामिन डी, ये सब चीज़ अगर हमें प्राप्त न हो तो यहाँ अंधकारमय हो जीवन हो जाएगा सबका। इसलिए हमारे हर स्थिति में सारी ऊर्जा का स्रोत हमारा सूर्य है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल, देखिए चौथा इसमें सही है, लेकिन जब बादल विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं। देखिए ये भी आपका पॉजिटिव है। दूसरा है एक दूसरे से टक्कर करते हैं, ये भी सही है। तीसरा है एक दूसरे पर अतिव्यापन करते हैं, ये भी आपका सही है। उपरोक्त में से चौथा उपरोक्त सब सही है, इसलिए आपके सारे आंसर सही है। आपका आंसर चौथा हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कहता है कि यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में दूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा? आप सभी बताएंगे। देखिए, ए है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी है एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। डी है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ होती हैं, वहाँ वयस्क हाथी नहीं होता। उसमें 14 से 15 का ग्रुप होता है, 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं, और ऐसे ही 10 से 12 हाथियों का ग्रुप होता है। और देखिए डी भी यही है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग यानी सबसे जो एजेड होती है वही हथिनी सबकी लीडर नेता होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक सही है, ए और डी, ए एवं डी ऑप्शन सही है आपके, इसलिए आपका आंसर एक सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। तो आप सभी बताएंगे। पहला है वे उड़ सकते हैं, पहला है वे उड़ सकते हैं। दूसरा है पक्षियों की आँखों की पुतली स्थिर होती है। तीसरा है पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं, उनके कान, चौथा है उनके कान आँखों से ढके होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि उनकी पुतलियाँ, पक्षियों की पुतलियाँ कभी घूमती नहीं, वो स्थिर होती हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी? देखिए पहला है नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में, दूसरा है नक्शे के सबसे आधेरी भाग में, तीसरा है आपके दाहिने हाथ की ओर, चौथा है आपके बाएं हाथ की ओर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, क्योंकि जब आप नक्शे को देखते हैं
तो आपके दाहिने हाथ की तरफ पूर्वी एरिया या पूर्व दिशा दर्शाया जाता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। लास्ट प्रश्न है 15वां आपका। 15वां प्रश्न क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है। आपका सही पहला आंसर ऑप्शन है विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में। दूसरा है विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में। तीसरा है स्थानीय एवं शैक्षिक वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। चौथा है अध्याय को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका चौथा, क्योंकि बच्चों को जितना हंसा खिला करके, जितना रोचक बना करके कोई कविता कहानी बताएंगे, उतना ही बच्चों के माइंड में सेटअप होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन चौथा ही सही होगा। इसलिए ये वीडियो यहीं पे आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहिए और अपना सीटेट एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे बहन भाई रात दिन मेहनत करते हैं। इसका परिणाम अच्छा ही मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।